हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। भाई लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था अकाउंट्स में नया चैप्टर जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसको कि इन्वेस्टमेंट भी कहते थे। हमने कहा था इस चैप्टर के अंदर एएस नंबर 13 जो है वो भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन एएस 13 को हम अलग से पढ़ते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा बातचीत एएस 13 की नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने कहा था कॉन्सेप्ट नंबर 1 मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब हमने एएस 13 का ही रेफरेंस लिया था। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट क्या चीज है भाई? दीज आर दी एसेट्स which are held for the purpose of, पर्पस क्या था? रेवेन्यू नेचर की इनकम कमाना, which was dividend, इंटरेस्ट, रेंटल एक्सेट्रा, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, जहां पर मेनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात की जाती है। हमने कहा था भाई जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके तो बड़े सारे हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया, आपने शेयर ले लिया, आपने डिबेंचर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर बात की जाती है सिर्फ सिक्योरिटीज की, दैट इज शेयर एंड डिबेंचर्स की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमने कहा था कि भाई इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन देखते हैं कैसे होते हैं। देन वी लर्न कि क्लासिफिकेशन दो टाइप से हो सकती थी। एक था ऑन द बेस ऑफ होल्डिंग पीरियड, आपने जब खरीदा इन्वेस्टमेंट को तो आपकी इंटेंशन क्या है, कितने समय तक होल्ड करना है। अगर आपकी इंटेंशन है मैक्सिमम 12 मंथ्स तक होल्ड करने के भाई, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन है 1 साल से ज्यादा होल्ड करने की, 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करने की, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन का रूल कहता है अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उस सिचुएशन में मैंने कहा था कि अपने हमेशा इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करना है अंटिल अनलेस देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन। अगर लग रहा है कि परमानेंटली वैल्यू कम होगी तो ही आपने उसको कम वैल्यू पर करना, अदरवाइज हमेशा कॉस्ट पर ही वैल्यू करना है। और ये वैल्यू करना है वाली बात कब उठेगी? ऑब्वियसली ओनली एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट पीरियड, क्योंकि जब कैरेट डाउन लिखते हैं कि मेरे पास इतने शेयर या इतने डिबेंचर बच गए सिर्फ तभी हम उसका कैरी डाउन वैल्यू लिखते हैं कॉस्ट, तो उसी समय पर उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है। हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तब इस बारे में और ज्यादा बातचीत करेंगे। फिर हमने कहा था क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेस ऑफ इनकम, कि इनकम कैसी आ रही है। तो हमने दो भाग बनाए थे, वन वाज FIBS, अदर वाज VIBS, फिक्स इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। हमने कहा था हमारा जो डायमेंशन है चैप्टर के अंदर पढ़ने का वो यही है। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि सिर्फ फोकस करेंगे FIBS पर, फिक्स इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, ऐसी सिक्योरिटी जिनसे फिक्स इनकम आती है जैसे कि डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा। VIBS का मतलब है ऐसी सिक्योरिटी जहां से वेरिएबल इनकम आती है, मतलब कभी आई तो कभी नहीं, कभी ज्यादा आई तो कभी कम, जैसे कि डिविडेंड, यानी कि हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स की। आफ्टर दैट हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आए थे। हमने कहा था भाई अभी हम FIBS स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बेसिक्स अंडरस्टैंड किए थे, जर्नल एंट्री सीखी थी। हमने कहा था जब भी एक इन्वेस्टर सामान परचेज करता है तब आपको दो चीजों के पैसे देने, एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंटरेस्ट के पैसे देने होते हैं। इंटरेस्ट कितने समय का? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का आपको इंटरेस्ट जो है पार्टी को देना पड़ता है जिससे आप खरीद रहे हैं। फिर इंटरेस्ट की जब डेट आती है, जब आपको इंटरेस्ट मिलता है कंपनी से, तो पूरे 6 महीने का मिलता है उन शेयर्स, उन डिबेंचर के ऊपर। हम FIBS करते तो डिबेंचर वर्ड यूज करते हैं, उन डिबेंचर्स के ऊपर जितने की आपके पास उस दिन हैं, और पूरे 6 महीने का मिलता है। 6 महीने बोले तो कैसे है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन ऐसे ही बताते हैं कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। अदरवाइज हम कितने पीरियड का देंगे? सिंपल सी बात करें, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो है मिलता है इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री की जाती है। फिर अगर आप सेल करते हैं तो सेल के वक्त आपको दो चीजों का पैसा मिलता है, एक तो सेल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और दूसरा इंटरेस्ट का पोर्शन। फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल द, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का इंटरेस्ट आप पार्टी से वसूलते हैं। और साथ में जब भी सेल किया जाएगा तब तब प्रॉफिट एंड लॉस जो है निकाला जाता है। और फिर से साल के अंत में जब आप कैरी डाउन करने का समय आ गया, जितनी इन्वेस्टमेंट बच गई उसको तो कैरी डाउन कर ही देंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है पूरे साल में जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ नेटिंग करते हुए उसको अपने P&L के अंदर ले जाना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, वैसे जाकर वो खत्म हो जाता है। इतनी बातें हमने कर ली थी, सारी जर्नल एंट्री सीख ली थी। और जाते जाते हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्टार्ट किया था एक्स इंटरेस्ट का। एक्स इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन का परचेज प्राइस, जो आपको प्राइसिंग दिया होगा बेसिकली, इंटरेस्ट उसके अलावा है। प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज सेपरेट एंड द इंटरेस्ट इज सेपरेट। प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, काम की बात स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हेडिंग था कॉन्सेप्ट नंबर 4, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके सामने, लबालब दबादब बबाबब। फिक्स FIBS एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन टर्मिनोलॉजी यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन। और अगर एक्स इंटरेस्ट इसका मतलब है प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन इज सेपरेट, इंटरेस्ट इज सेपरेट। प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन डजंट इंक्लूड इंटरेस्ट। प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब परचेज के केस में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल के केस में सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर भी आ गए थे। हमने कुछ रीडिंग कर लिया था और फटाफट से एक बार वापस से देख लेते हैं। हमने कहा था ए परचेज्ड 307% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 28,000 के खरीदे थे इसने 1 मई 2015 को। उसमें से 100 सेल कर दिए थे 30 नवंबर को, और इंटरेस्ट मिलता है 2 बार, 30 जून और 31 दिसंबर को। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। तो हमने यहां पर इतना हायरार्की बना लिया था कि स्टार्टिंग कहां से होगी भाई, इस डेट से। आपने फर्स्ट
मई को सबसे पहले खरीदे तो ये परचेज की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की एंट्री, फिर सेल, और सेल होगा तो प्रॉफिट लॉस भी आएगा, और फिर 31 दिसंबर को फिर से आपकी एंट्री होगी कौन सी? इंटरेस्ट की, ठीक है ना। और हमें यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है तो हम जर्नल एंट्री की बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधा आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर। और मैंने आपको इसका फॉर्मेट बनाकर समझा दिया था आपको कैसे बनाना है, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर का नाम, क्योंकि चैप्टर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने समय के लिए और स्क्रिप्ट कौन सी है। सो लिखते हैं आंसर 1A में, क्वेश्चन में कौन है जी? परचेज इन्वेस्टर ए, तो हम कह रहे हैं भैया बुक्स ऑफ ए इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, कब खरीदे आपने? 1 मई को सबसे पहले, 1 मई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक का हम बना रहे हैं। और स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट है जी 7% डिबेंचर्स। किस कंपनी के हैं, क्या कुछ बताया है? ए परचेज 307% डिबेंचर ऑफ 100 each, जी नहीं, कंपनी का नाम नहीं बताया, तो हम सिर्फ इतना ही इसको लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद याद रहे कॉलम्स किस प्रकार से बनने थे पुत्र? सॉरी, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। काफी बच्चे ऐसा करते हैं इस चैप्टर में, सर हमारा ना पेज पे आ नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं अपने रजिस्टर को ना उल्टा कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। मतलब अगर ऐसा पेज है सर ऐसे करके बना लेते हैं। भाई एग्जाम के अंदर भी आपको ऐसे ही बनाना है, उसको टेढ़ा करके नहीं बनाना। तो कैसे भी है अपने उसी पेज पर एडजस्ट करो, करना सीखो जैसे भी है। यू हैव टू डू इट लाइक दिस ओनली। मैं भी तो मैनेज कर रहा हूं ना। ओके, स्टार्टिंग डेट क्या है भाई? आ जाइए सबसे पहले 1 मई, तो 1 मई 15 को टू बैंक, 1 मई 15 को टू बैंक क्या किया? परचेज। कितने रुपए के डिबेंचर? 300 डिबेंचर है, 100 रुपए के, एक नॉमिनल वैल्यू में लिख देंगे 30,000। देखते जाइए। इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट कंप्यूट करके लिखना होगा, तो हम यहां पर नंबर 1 लिख देते हैं, इसका मतलब है वर्किंग नोट नंबर 1। और यहां वर्किंग नोट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन में भाई वर्किंग नोट्स खूब सारे बनेंगे, बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्ट एक्सेट्रा कंप्यूट करने पड़ते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, सेल हुई तो प्रॉफिट लॉस, तो वर्किंग नोट्स खूब सारे। नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट निकालना है। 30,000 रुपए के ऊपर 7%, समझते रहेंगे। 300 डिबेंचर फेस वैल्यू के ऊपर निकलते इंटरेस्ट, ऐसा कल सिखाया था। तो 30,000 रुपए की फेस वैल्यू, 7% के हिसाब से इंटरेस्ट। और कितने समय का इंटरेस्ट आता है? डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट से लेके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? क्वेश्चन ने कहा है भाई 2 बार मिलता है, 30 जून और 31 दिसंबर। हम खड़े हैं इस डेट पर 1 मई को, तो लास्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को। उसके बाद कितने महीने हो गए? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने। तो 4 महीने था इंटरेस्ट। 30,000 इंटू 7% इंटू 4/12, 4 3 10, 700। ए आ गया जी 700 रुपए। 700 रुपए का इंटरेस्ट आता है। समझ रहे हैं ना क्या करना? लेजर अकाउंट के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, 10-12 लाइन कम से कम छोड़ दो, और उसके बाद वर्किंग नोट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट, इंटरेस्ट निकाला। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन परचेज की है, मैंने 1 तारीख को परचेज किया, तो पिछले 4 महीने का इंटरेस्ट किसका बनता है? परचेजर का, सेलर का, जिससे मैंने खरीदा है। तो मैं उसको ये इंटरेस्ट दूंगा कि ले भाई ये 700 रुपए तो तू इंटरेस्ट के पकड़ ले। तो ये 700 रुपए अपन जाकर कहां लिखेंगे? इंटरेस्ट के कॉलम में। और अमाउंट याद रहे हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट केस 1A में क्या लिखा है? ऑल दी ट्रांजेक्शंस आर एक्स इंटरेस्ट, यानी कि ये जो प्राइसिंग दी है 28,000 13,000, ये सीधा सीधा ट्रांजेक्शन का जो प्राइस है इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो ये वैल्यू सीधा ही आ जाएगी 28,000। क्योंकि यहां पर जो वैल्यू लिखनी होती है हमें अमाउंट में, ये आपकी एक्स वाली वैल्यू होती है।
क्योंकि इंटरेस्ट तो हमने अलग से निकाल कर रख दिया ना, यहां सिर्फ ट्रांजैक्शन का प्राइस आएगा 28,000 रुपए एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये गिवन था, ये क्वेश्चन के द्वारा गिवन है। मैंने कहा था चैप्टर रिवाइज करके आना जितना कल कराया है, रिवाइज नहीं किया तो अब सैटेलाइट ढूंढ रहे हो, अरे यार ये क्या हो रहा है। बेटर लेक्चर रोक दो, पहले कल वाला पढ़ो डिटेल में, उसके बाद लेक्चर चलाने का, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या हुआ जी, 1 मई के बाद क्वेश्चन में यहां से हायरार्की देख सकते हैं, डिबेंचर परचेज कर ली डन हुआ। 30 तारीख को इंटरेस्ट मिलने का है, तो 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की एंट्री सिर्फ कहां होगी, इंटरेस्ट वाले कॉलम में। तो वर्किंग नोट का रेफरेंस दिया नंबर 2, नंबर 2 डाल दिया मैंने, देख सकते हैं स्क्रीन पर, यानी कि हम सेकंड वर्किंग नोट बना रहे हैं इस इंटरेस्ट के लिए। आपके पास कितने रुपए के डिबेंचर हैं, टोटल 30,000 के हैं जितने खरीदे थे, ओपनिंग बैलेंस वगैरह तो कुछ नहीं था। मान लो अगर क्वेश्चन कहता ब्रॉड डाउन भी है 10,000 रुपए के डिबेंचर, 30 के और खरीद लिए, तो इंटरेस्ट कितने पर मिलता अपने को, 40,000 पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 30,000 रुपए 7% इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की डेट पर इंटरेस्ट कितने समय का मिलता है, याद रखना, डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ करंट इंटरेस्ट पूरे 6 महीने का मिलेगा भाई। ₹1,050, 30,000 रुपए की फेस वैल्यू, 7% इंटरेस्ट रेट, और 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को से लेकर 30 जून तक का, ₹1,050। ये लीजिए, 30 जून को बाय बैंक इंटरेस्ट वाली एंट्री भी हमने कर दी। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था 30 नवंबर को आपने सेल किए डिबेंचर, तो 30 नवंबर को बाय बैंक सेल कितने रुपए के डिबेंचर, 100 डिबेंचर जी, 100 रुपए का एक, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 10,000 रुपए। जब मैंने बेचे 30 नवंबर को, तो भाई मैं इंटरेस्ट लूंगा ना पार्टी से, आई एम सेलिंग, तो आई विल रिसीव द इंटरेस्ट। मैं बोलूंगा भाई 30 नवंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो तो मेरा बनता है, तो वो तो तू मुझे दे दे। तो तीसरा वर्किंग नोट बना रहे हैं, कितनी फेस वैल्यू डिबेंचर की बेची, 10,000, रेट कितना, 7%, कितने से लेकर कितने महीने तक का इंटरेस्ट बनेगा, किस डेट से किस डेट तक बताइए, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं, शर्माओ नहीं बेटा। बच्चे सोच रहे हैं सर कहां सुन रहे हैं, बेटा मैं सुन रहा हूं, मैंने आपको इतनी बार बताया, मेरे को दिल की आवाज आ जाती है। कुछ बच्चे निकम्मे बैठे हैं, कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, शट अप। हाँ जी, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 जून को, हम कौन सी तारीख पर हैं, 30 नवंबर पर, कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया, 5 महीने। ओहो, 5/12, 10,000 इंटू 7% इंटू 5/12, 291.67 आता है जी, राउंड ऑफ कर दो, 292 बना लेंगे इसे, राउंड ऑफ करते हुए 292, 292 बना लिया, 292, और ये वैल्यू डाल दी यहां 292, बाय बैंक सेल, फेस वैल्यू लिख दी नॉमिनल वैल्यू कॉलम में, जितना इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा वो इंटरेस्ट कॉलम में, और बैलेंस जो सेल वैल्यू है कितनी है, क्वेश्चन ने कहा 13,000 रुपए में बेचा, एज इट इज आ गया, 13,000 रुपए एज इट इज आ गया, ये सेल वैल्यू है जी। अपने को निकालना है प्रॉफिट और लॉस, जब भी सेल होगी प्रॉफिट लॉस निकालना, तो एंट्री पहले नहीं लिखेंगे, पहले चेक तो करें प्रॉफिट है कि लॉस है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। आइए सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो, हमने डेबिट साइड पर देखा तो हमने एक बार डिबेंचर परचेज किए, कितने, 30,000, मतलब 300 डिबेंचर परचेज किए 28,000 के, बेचे कितने हैं, सिर्फ 100 डिबेंचर 300 में से। तो पहले प्रोपोर्शनेट 100 की कॉस्ट निकाल लो कि कॉस्ट ऑफ 100 डिबेंचर कितनी है। कॉस्ट ऑफ 300 डिबेंचर्स 28,000,
सो कॉस्ट ऑफ 100 डिबेंचर निकालो जितने हमने सेल किए हैं। $28,000 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, 9,333 रुपये अप्रोक्सीमेटली। और हमें सेल प्राइस भी पता है, सेल प्राइस ऑफ 100 डिबेंचर्स कितने भाई, कितने बेचा सर? 13,000 रुपए में। बताओ जरा क्या आता है, प्रॉफिट है कि लॉस है? सेल किया 13,000 में, कॉस्ट थी इनके 9,333। साफ साफ दिख रहा है मियां, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,000 माइनस 9,333, 3,667 लिखिए इसे। ठीक है पुत्र, लिख लिया। प्रॉफिट आ गया जी 3,667 रुपए का। इस प्रॉफिट को जाकर लिख देंगे, क्या एंट्री होती थी? इन्वेस्टमेंट टू पीएल। किस डेट को निकाला? 30 नवंबर को सेल किया, तो 30 नवंबर 15 को टू पीएनएल प्रॉफिट ऑन सेल 3667 और नंबर डाल दिया 4, मतलब चौथा वर्किंग नोट जो है वो हमने इसके लिए बनाया है, प्रॉफिट ऑन सेल के लिए। 30 नवंबर को ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं, सीधा बताया इंटरेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि इंटरेस्ट की डेट आ रही है 31 दिसंबर 15 बाय बैंक। इंटरेस्ट कहां आएगा? सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में। वर्किंग नोट नंबर 5 बना देंगे। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा। कितने डिबेंचर पर मिलेगा? जितने आपके पास हैं। खरीदे कितने थे? 30,300, मतलब 100 बेच दिए तो 200 डिबेंचर रह गए। 200 डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। तो नंबर 5 वर्किंग नोट, 200 डिबेंचर यानी कि फेस वैल्यू 20,000, 7% फॉर 6 मंथ, 700 रुपए। 700 रुपए का इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा, क्योंकि 20,000 रुपए के डिबेंचर रह गए आपके पास। 7% का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट की डेट पर जब इंटरेस्ट मिलता है प्रीवियस डेट से लेके इस डेट तक का, सीधी सी बात है भाई, क्योंकि 20,000 के डिबेंचर तो मेरे पास पूरा समय रहे, और जो कुछ समय मेरे पास 10,000 के भी थे, क्योंकि 30 नवंबर को बेचो, उसका इंटरेस्ट पहले ही मिल चुका है, वो हम यहां पर एंटर कर चुके हैं सेल के सामने 292 रुपए का। ये आ गया जी 700 रुपए का इंटरेस्ट। क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ नहीं है दम क्वेश्चन में। तो हमने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो 31 दिसंबर 15 को क्लोजिंग डेट पे टू पीएनएल ट्रांसफर, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे। टू पीएनएल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी इंटरेस्ट बनता है यहां पर, थोड़ा जरा नीचे स्पेस छोड़कर इसका टोटल कर देते हैं। इंटरेस्ट मिलता है तो किस साइड लिखते हो भाई? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट मिलता है तो किस साइड लिखते हो? क्रेडिट साइड। तो हमेशा क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा, डेबिट का बैलेंस कम होगा, तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है ना। सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम का करेंगे। 1050 प्लस 292 प्लस 700, 2042, 2042 माइनस 700, 1342। इंटरेस्ट कॉलम आया 1342। 1,342 रुपए का नेट इंटरेस्ट है। क्रेडिट साइड पर वो है जो मिला था, डेबिट साइड पर वो है जो पे किया था। पे कब किया था? जब आपने परचेज किया तो आपको सेलर को देना पड़ा था कुछ महीने का इंटरेस्ट, जो कि 700 रुपए दिख रहा है डेबिट में। तो नेट जो पीएनएल में जाएगा वो 1,342 रुपए की इनकम मेरी चली जाएगी। अच्छा अब ये बताओ, ये तो इंटरेस्ट का कॉलम हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट की लायबिलिटी है? एसेट है यार, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट इज माई एसेट। तो क्या बैलेंस होगा उसका? डेबिट बैलेंस। तो
डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि बाय कैरिड डाउन आएगा। क्या आएगा? बाय कैरिड डाउन। कभी भी टू कैरिड डाउन नहीं आ सकता, इट विल ऑलवेज बी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर शैल बी ऑन द क्रेडिट साइड। टोटल करें, डेबिट साइड पर फेस वैल्यू 30,000 की है और कॉस्ट को देखें तो 31,667 है। क्रेडिट साइड पर कॉपी कर दो 30,000, 31,667 और बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। 30,000 की फेस वैल्यू में से 10 के बेच दिए थे तो ऑब्वियसली 20,000 के पड़े हैं और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31,667 माइनस 13,018,667। कंप्लीट कर लो फटाफट से जी। चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर था जी 4, जिसमें FIBA से मुझे आपको एक्स इंटरेस्ट सिखाना था। होम पजल में जरा मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ भी लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। और यहां पर एक चीज ठीक करेंगे, यहां पर 31 मार्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपकी किताब में गलती है तो आप यहां दिसंबर की जगह मार्च कर लेंगे। ठीक, ओके। इसमें करना क्या है? ये वाला कौन सा है? परचेज है, आपने खरीदा है, सिर्फ खरीदने वाले ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन पूछ रहा है बताना इंटरेस्ट का अमाउंट और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो जितने का आपने खरीदा, कॉस्ट का मतलब क्या मैं बता देता हूं, बाकी आपने घर पे करना है। कॉस्ट का मतलब होता है ये वाली फिगर, ये मतलब बिना इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट की फिगर ये वाली। तो ये दोनों क्वेश्चन ने पूछी है, आपको वर्किंग करके इनको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ फर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में एक्वायर्स यानी कि परचेज है, क्वेश्चन 4 में सेल है। पूछता है बताना एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव, तो आप अलग अलग बताओगे। एक तो सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स बताओगे, मतलब जो सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और इंटरेस्ट बताओगे अलग से और फिर सबका टोटल कर दोगे तो आ जाएगा टोटल पैसा कितना मिला। जैसे कि यहां पर हमने अभी बेची थी इन्वेस्टमेंट, आप देखोगे बाय बैंक सेल 292 का इंटरेस्ट मिला और सेल वैल्यू मिली 13,000 की, तो टोटल अमाउंट कितना मिला? 13,292। तो तीनों कंपोनेंट बताने आपने, सेल प्रोसीड्स फॉर डिबेंचर, इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। इस तरह से बताना है होमवर्क में। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, करने हैं आपको। ठीक, ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 4, FIBS एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, लिखो कॉन्सेप्ट 5, FIBS कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पुत्र, कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। लिखेंगे दिस टर्मिनोलॉजी is used at the time of sale and purchase transaction. This terminology is used at the time of sale and purchase transaction. Second point, if transaction is stated to be come interest
if transaction is stated to be come interest, it means price of transaction and interest are not separate. That is, price of transaction includes the amount of interest. प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट है. सो वी विल हैव टू डू फॉलोइंग कंप्यूटेशन. At the time of purchase और एट द टाइम ऑफ सेल. क्या करना होगा आपको? जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन दिया है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड है. कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को इंक्लूड करके जो वैल्यू है, तो इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे. इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपने खरीदा 50,000 रुपए का. क्वेश्चन कहता है ये कम इंटरेस्ट है, मतलब 50,000 के अंदर इंटरेस्ट है, तो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? पहले मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा कि मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया, और वो इंटरेस्ट पेड माइनस करूंगा. मान लो इंटरेस्ट आया 2,000 रुपए, यानी कि 50,000 माइनस 2,000, 48,000 इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली सेल के समय जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन होगा उसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि सेल के समय तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है. पेड और रिसीव्ड पर मत जाइए, इंटरेस्ट वैसे ही कंप्यूट होगा जैसे अब तक हो रहा था. तो ये जो माइनस करने के बाद बेटा आएगी वैल्यू, दिस इज दी सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये होता है कम इंटरेस्ट के केस में. अगर क्वेश्चन लिखता है कम इंटरेस्ट है, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है और हमें माइनस करते हुए मेन वैल्यू तक पहुंचना है. आपको याद है एक चीज, आपको याद है जब हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, यहां पे जब इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जब सेल किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट. इसके सामने देख रहे हो टर्मिनोलॉजी, सेल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब है यहां पर एक्स इंटरेस्ट वाली वैल्यू आती है. जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखते हो ना, उसका मतलब एक्स इंटरेस्ट वाली वैल्यू आती है. यहां भी सेल के समय भी जो इन्वेस्टमेंट लिखा है यहां एक्स इंटरेस्ट वाली वैल्यू आती है. और इसका मतलब यह भी हुआ कि जो आप ये कॉलम बनाते हो, ये अमाउंट वाला कॉलम, इसमें एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आती है. ये जो कॉलम है इसमें एक्स इंटरेस्ट आता है वैल्यू. क्यों? क्योंकि भाई इंटरेस्ट का कॉलम तो अलग कर दिया ना, ये एक्स इंटरेस्ट वैल्यू होगी और इंटरेस्ट का कॉलम अलग से दिया हुआ है. ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर रहे तो वैल्यू चाहिए एक्स इंटरेस्ट. अगर क्वेश्चन ने एक्स इंटरेस्ट दी तो भाई दिक्कत ही कोई नहीं. जैसे हमने अभी ये वाला प्रश्न किया तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू थी, क्वेश्चन ने बोला 28,000 लिख दिया, क्वेश्चन ने बोला सेल के 13,000, सीधा सीधा लिख दिया. अगर यही वैल्यू कम इंटरेस्ट होती तो पहले इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करते, तब जाकर यहां लिखने के लिए वैल्यू आती, क्योंकि यहां पर तो बिना इंटरेस्ट की वैल्यू ही आएगी. इसमें से कुछ रहता है, लिख लो एक बार जल्दी.
ठीक है जी। कम इंटरेस्ट का मतलब समझ लीजिए आराम से, कम इंटरेस्ट का मतलब है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं। अभी कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप देखोगे हमारा क्वेश्चन 1B कहता कम इंटरेस्ट मानते हुए करो, मतलब जो वैल्यूज दिया ना 28,000 और 13,000 की ट्रांजेक्शन की वैल्यू, वो कम इंटरेस्ट है। और मैंने भी अभी आपको ये लिखवाया अभी पहली लाइन, दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट वगैरह में इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो आपको रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है वहां कोई दिक्कत नहीं। सेल और परचेज जब होती है वो वैल्यू होती है कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा एक और चीज अभी बता दें, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है कि एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट, क्वेश्चन साइलेंट है, बोला ही नहीं वैल्यू एक्स है कि कम है, तो हमेशा एक्स इंटरेस्ट मानना है। यहां लिख दूं एक लाइन, लिख लेंगे आप भी, इन साइलेंट केसेस assume the transaction to be x interest। साइलेंट केस में x इंटरेस्ट मानना है, अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कुछ। इन साइलेंट केसेस assume the transaction to be x interest। आ लो मित्रों, आंसर नंबर 1B ते आ गए अप्पा, आंसर नंबर 1B, ठीक है ना। ये सारा सामान लिखा था यहां पर, बुक्स ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड, स्क्रिप्ट, 7% डिबेंचर, ये लीजिए बुक्स ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, या सीधा फ्रॉम 1st May 15 टू 31st December 15। स्क्रिप्ट मतलब सिक्योरिटी, क्या है 7% डिबेंचर्स। कॉलम्स बना लेंगे जी, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट का कॉलम, और अमाउंट। क्रेडिट साइड पर भी सिमिलर कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। किया जाए जी स्टार्ट, बन गया होगा कॉलम। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1st May 15 टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज 300 डिबेंचर परचेज के 30,000 नॉमिनल वैल्यू में तो कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम आएगा। और अब क्या करना है, इंटरेस्ट निकाल कर लिखना है। दोबारा दोबारा क्यों करें, अभी 1A में किया यार, इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा ना, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन में कोई फर्क नहीं होगा। फर्क होगा अमाउंट वाले कॉलम में कितनी वैल्यू लिखनी है। इंटरेस्ट कॉलम शैल एब्सोल्युटली रिमेन सेम, इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपए आ रहा था जाकर देखो उधर फर्स्ट पार्ट में, मेरे पास तो है, फर्स्ट पार्ट मेरे सामने मैं देख लेता हूं, 700 रुपए का इंटरेस्ट था, फर्स्ट वर्किंग नोट। मैं यहां पर हेडिंग जरूर डाल देता हूं, लेकिन देखना आपने पिछले क्वेश्चन से जो एडिशनल वर्किंग नोट होगा वो यहां बना देंगे। 700 रुपए अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, इसके लिए बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर, मैं इसके लिए लिखता ही नहीं, 700 के साथ में लिखा ही नहीं, पिछली बार वाला सेम है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं, सीधा सीधा 28,000 क्यों नहीं लिखते। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसने बोला ना 300 डिबेंचर परचेज के 28,000 रुपए के, हम सीधा सीधा क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अब जो वैल्यू है वो कम इंटरेस्ट है, और अगर कम इंटरेस्ट वैल्यू है तो मुझे उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करके यहां लिखना होगा अमाउंट। तो थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे और यहां वर्किंग नोट 1 लिख रहा हूं। आपने 28,000 रुपए का प्राइस दिया, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड है, और इंटरेस्ट देखा तो कितना है भाई, 700 रुपए का, तो 27,300 रुपए बनता है अमाउंट, जो कि आएगा अमाउंट वाले कॉलम में। कम इंटरेस्ट प्राइस है 28,000,
इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस किया 700, तो 27,300 रुपए की वैल्यू यहां पर आएगी। समझ लीजिए आराम से, एक्स इंटरेस्ट है तो सीधा लिख देंगे, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करके अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है। ये 1 मई 2015 की बातचीत हुई। इसके बाद हायरार्की में क्या था, 30 जून 15, 30 जून को मिलता था इंटरेस्ट, जी हां, बाय बैंक इंटरेस्ट सेम अमाउंट आएगा जो पहले निकाला था, दोबारा से कंप्यूटेशन हम नहीं दिखा रहे करके जी, 1050 रुपए, 1050 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 30 जून को। कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के समय देखना है। उसके बाद 30 नवंबर को आपने सेल किया था, हम कहेंगे बाय बैंक सेल, 10,000 रुपए की फेस वैल्यू थी, इंटरेस्ट निकाला था 292, यहां तक कोई चेंज नहीं, यहां तक कोई चेंज नहीं। बाय बैंक सेल, फेस वैल्यू में 10,000, इंटरेस्ट में 292, कितने का बेचा था, 13,000। अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो सीधा लिख देते, लेकिन वैल्यू क्या है, कम इंटरेस्ट, यानी कि उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से इंटरेस्ट निकाल देंगे, 13,000 माइनस 292, तो ये आ जाएगा 12,708 रुपए, 12,708 रुपए की सेल प्रोसीड्स आई हैं, राइट। 12,708, 13,000 माइनस कर दिया बेटा 292, तो 12,708 रुपए की वैल्यू आई है। समझते रहिए साथ साथ, एक्स और कम में क्या फर्क है, ठीक है ना। तो एक्स में सिर्फ ये था, सीधा सीधा 13,000 लिख देते, लेकिन अगर कम इंटरेस्ट है तो पहले इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस किया। जब सेल किया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस भी निकलेगा, तो थर्ड हेडिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट ऑफ 100 डिवेंचर, 300 डिवेंचर खरीदे थे, क्या थी कॉस्ट, ये देखिए 27,300 रुपए कॉस्ट थी जब आपने 300 डिवेंचर खरीदे थे। हमने सेल कितने किए, 100, तो मुझे 100 की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालनी है यार। तो हम कहेंगे 27,300, 300 डिवेंचर की कॉस्ट थी, तो 100 की कितनी, यूनिटरी मेथड, इतने मैंगो इतने के, तो कितने मैंगो कितने के, 3 नया स्थाई 3 कम 3, 9100 रुपए आ रहा है। 100 डिवेंचर की कॉस्ट है 9100, जबकि सेल वैल्यू ऑफ 100 डिवेंचर्स कितनी है जी, अभी अभी निकाल के आए हैं, 12,708 रुपए। अगर एक्स इंटरेस्ट होता 13,000 लिखते, लेकिन यहां 13,000 नहीं है, कम इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को अलग किया, बाकी देखा कितना है भाई, 12,708 रुपए। तो ये है भाई प्रॉफिट, 12,708 माइनस 9100, 3608, 3608 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना स्टार्ट कीजिए, जिन बच्चों को लग रहा है ये क्या हो गया हमारे साथ, ओ भाई कल का पूरा लेक्चर बेसिक्स पर लगाया था मित्रों। 3608 का प्रॉफिट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर भरेंगे 30 नवंबर को, 30 नवंबर को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर इसे भरेंगे। आ गए जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आए 30 नवंबर 15 को, टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल, $3608, तोहार वर्किंग नोट बा नंबर 3 बा, तोहार वर्किंग नोट बा नंबर 3 बा। 30 नवंबर हो गई, फाइनली क्या आई, 31 दिसंबर हमें इंटरेस्ट मिला बाय बैंक इंटरेस्ट, सेम अमाउंट जो पिछले वाले ए पार्ट में था, इंटरेस्ट के अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो फेस वैल्यू पर ही मिलता है। टोटल करेंगे,
सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करेंगे और खत्म करेंगे, बिल्कुल सेम जो पीछे किया था 1050, 292 एंड 700, 2042 टोटल है। तो ये गया जी 31 दिसंबर 15 टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर। वन 1342 इंटरेस्ट का कॉलम सबसे पहले टैली करने का, क्रेडिट साइड पर टोटल करना, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर जो आएगी टू P&L की, भाई हमने P&L में भेज दी इनकम, नेट इनकम। उसके बाद आपने नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट यानी कि अमाउंट के कॉलम को उठाना, डेबिट साइड से टोटल करना, क्योंकि एसेट है डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी, टोटल करने का, क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकाल देने का। तो 31 दिसंबर 2015 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फेस वैल्यू तो सेम ही है जो ए पार्ट में आई थी भाई, 30,000 की फेस वैल्यू थी, 10,000 की फेस वैल्यू की बेच दी तो 20,000 की फेस वैल्यू के ही बचेंगे, लेकिन अमाउंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एक्स और कम इंटरेस्ट वैल्यूज थी। तो यहां आ रहा है 18,200 रुपए और ए पार्ट में कितना आया था 18,667। कंप्लीट करें। चलिए जी बढ़े आगे। तो ये हुआ क्वेश्चन 1B। इसके अलावा क्वेश्चन 1B के अलावा वी आर हैविंग फ्यू क्वेश्चंस मोर रिलेटिंग टू कम इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 पर छुटका सा प्रश्न मई 2009 में 2 नंबर के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आइए देखते हैं, जो भी सीखा उसको अप्लाई करेंगे हम। मिस्टर टी परचेज्ड 1000 नंबर 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 1000 डिबेंचर खरीदे, 100 रुपए का एक, और इंटरेस्ट है 10% का। कब? 1 अप्रैल 2009 को एट 96 कम इंटरेस्ट। जो पिछली इंटरेस्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2008। क्वेश्चन ने ये क्यों दी? क्योंकि परचेज या सेल की ट्रांजैक्शन में जो इंटरेस्ट होता है वो पिछली इंटरेस्ट की डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। आपको लास्ट कब मिला था? 31 दिसंबर को। आप अब हो 1 अप्रैल पर, यानी कि 3 महीने, जन फेब मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना है क्योंकि आपने परचेज किया। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन कह रहा है जी कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
एग्जाम में 2 नंबर का आएगा तो जर्नल एंट्री साथ में करके आएंगे, खाली कॉस्ट नहीं निकाल कर आएंगे। आसान प्रश्न, आइए करते हैं उत्तर नंबर 2, आंसर नंबर 2। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन है, बोला 1000 डिबेंचर खरीदे, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 96 कम इंटरेस्ट। मतलब जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है, ट्रांजैक्शन का प्राइस, इसको मैं एक और नाम कह सकता हूं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है ना, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितने रुपए है? क्वेश्चन है 96 पर खरीदे, मतलब 1000 गुना 96, 96,000। अगर एक्स इंटरेस्ट कोटेशन होती तो यही मेरी कॉस्ट थी, लेकिन ये कम इंटरेस्ट है, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। 1000 डिबेंचर, फेस वैल्यू एक डिबेंचर की 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। हमें 31 दिसंबर 2008 से लेकर 1 अप्रैल 2009 तक लेना है, मतलब 3 महीने का। और यहां लिख भी दें, इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 09 टू फ्रॉम 31 दिसंबर 08 टू 1 अप्रैल 09। फर्स्ट अप्रैल 3 महीने का, 1 लाख का 10%, 10,000 इंटू 3/12, 2500 रुपए माइनस किए, और ये जो वैल्यू आई ये है आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 93,500। क्वेश्चन 2 नंबर का अलग से आया तो पूरा प्रेजेंट करके दिखाएंगे ना। ट्रांजैक्शन का प्राइस इतना था, और क्योंकि कम इंटरेस्ट है तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट है उसे माइनस किया गया, और वैल्यू आ गई कि भाई ये बनती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरी पॉकेट से टोटल पैसा कितना गया? 96,000, जिसमें से 2500 रुपए मैंने इंटरेस्ट का दिया और 93,500 मैंने किस चीज का दिया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। मैंने क्या कहा, एग्जाम में अगर आया तो खाली इतना नहीं करके दिखाएंगे, जर्नल एंट्री भी पास कर देंगे। क्या तारीख है भाई, कब खरीदा? 1 अप्रैल 09। तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना है? टोटल कितना पैसा गया पॉकेट से? 96,000, जिसमें से 93,500 इज फॉर कॉस्ट एंड 20,500 इज फॉर द इंटरेस्ट पार्ट जी। ठीक, चलिए जो रह गया फटाफट से नोट कीजिए इसमें। तो ये मालकों अगे क्वेश्चन नंबर 2 तो बाद मेरी कंसेप्ट शीट कहती है भी आप तो बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लीए। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 ते तुरिए। क्या कहता है मिस्टर एक्स? सर आपने फिर से एक्स की याद दिला दी। बेटा कोई बात नहीं, बंदे का नाम एक्स, मैं क्या करूं, तेरा दिल दुख रहा है। तो मिस्टर एक्स परचेज 1000 6% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 100 ईच 31 जनवरी 2009 एट ₹95 ईच। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? हम कहां हैं? 31 जनवरी पर हैं।
लास्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को, तो एक ही महीना हुआ अभी एक महीना। क्वेश्चन कहता प्राइस इज कम इंटरेस्ट, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। सेम डिमांड जो क्वेश्चन 2 में थे वही क्वेश्चन 3 में जर्नलाइज करने के लिए बोल रहे हैं। पहले हम कंप्यूटेशन करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद जर्नलाइज कर देंगे। आ चक्को जी, आंसर नंबर 3। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, particulars and amount, starting with transaction price। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कंप्यूट करनी है, ट्रांजैक्शन का प्राइस सबसे पहले देख रहे हैं कितने बॉन्ड खरीदे, 1000, किस रेट पर? 95 पर, और ये 95 कम इंटरेस्ट है तो हमें इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना होगा। ट्रांजैक्शन प्राइस आ गया 95,000 माइनस इंटरेस्ट फ्रॉम, कब से लेकर कब तक भाई? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर 08 को मिला होगा, और हम अभी कहां हैं? 31 जनवरी 09। नया साल शुरू हो गया ना 1 जनवरी को, हैप्पी न्यू ईयर। तो पिछला साल दिसंबर 08 में खत्म होगा, तो एक महीने का इंटरेस्ट। 1000 बॉन्ड, एक बॉन्ड 100 रुपए का, 6% का इंटरेस्ट और 1/12, 1 लाख का 6%, 6000/12, मैथमेटिक्स 500 रुपए आना चाहिए। जो बच गया वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एलोकेट हो गया 94,500। बहुत आसान। कम इंटरेस्ट है तो ट्रांजैक्शन का प्राइस, उसमें से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट, तो आपके पास आ जाता है वैल्यू विच कैन बी एलोकेटेड फॉर द कॉस्ट। 94,500। क्वेश्चन ने कहा पुत्र जर्नल एंट्री भी करके दिखा दो। क्वेश्चन कहंदा वे जर्नल एंट्री कर दे नहीं ते नहीं मिलना की मार्क्स। हेलो जी, तो आपने 31 जनवरी 09 को खरीदा, हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट। एक तो इसके लिए पैसा दिया, दूसरा इंटरेस्ट के लिए भी पैसा दिया। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल पैसा कितना दिया? 95,000, जिसमें से 9400 इज फॉर कॉस्ट एंड 500 इज फॉर इंटरेस्ट। नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। बहुत है इतना जी। नरेशन को पढ़ेगा कोई नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में कुछ कुछ दिखना चाहिए, ऑब्वियसली रेलिवेंट। ये नहीं लिख देना बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वो परचेज है यार, परचेज है ये, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। खत्म कीजिए इसे। ठीक है भाई, पिछले क्वेश्चन भी जर्नल एंट्री की थी, लिखना चाहें इसकी ब्रैकेट में भी लिख दें बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। हो गई जी इन्वेस्टमेंट परचेज। तो ये प्रश्न नंबर 3 था। एक प्रश्न और कर रहे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं जी। प्रश्न नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल X purchased 12% डिबेंचर इन M लिमिटेड फॉर ₹6,50,000। कितने के खरीदे? 6.5 लाख रुपए के। क्वेश्चन कहता है इनकी जो फेस वैल्यू थी ना वो तो 6 लाख है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉल्स ड्यू ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब क्वेश्चन में देखा जाए आपने खरीदे कब? 1 अप्रैल को। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को। तो फिर से 3 महीने, जैन, फेब एंड मार्च। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो हमेशा ये मानेंगे कि एक्स इंटरेस्ट है।
बिल्कुल सही। लेकिन जब ऐसा छोटा सा क्वेश्चन हो, मान लो एग्जाम में आ गया, तो इस सिचुएशन में हम दोनों केस बनाकर आएंगे कि अगर एक्स इंटरेस्ट माने तो क्या होगा, अगर कम इंटरेस्ट माने तो क्या होगा। जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, बड़े क्वेश्चन जिसमें सेल परचेज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं काफी, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा एक्स इंटरेस्ट मानेंगे, लेकिन क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया, तो इसमें हम दोनों केस बनाकर दिखाएंगे। इफ द प्राइस ट्रांजेक्शन प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट तो क्या होगा, और अगर ट्रांजेक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट है तो क्या होगा। ठीक, आ जाओ आंसर नंबर 4। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन प्राइस assumed to be x interest, transaction price assumed to be कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट माना तो क्या होगा, कम इंटरेस्ट माना तो क्या होगा, दोनों ही सिनेरियो में बताएंगे। अगर एक्स इंटरेस्ट ही मान लिया फिर तो बात ही खत्म हो गई, जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है उसके अंदर इंटरेस्ट है ही नहीं, सीधा सीधा ही आ गया। कितना रुपया है, 6,50,000, खत्म, सीधा सीधा ही हो गया। और अगर कम इंटरेस्ट है तो हम कहेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस इंटरेस्ट। कैसे आएगा, 6 लाख रुपए की फेस वैल्यू, 12% डिबेंचर है और 3 महीने का इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का, क्योंकि 31 दिसंबर से 1 अप्रैल, 31 दिसंबर से 1 अप्रैल तक 6 लाख से आ जाएगा जी 18,000 रुपए, 18,000, 6,32,000 इसको वैसे। तो 6,32,000 रुपए का आता है कॉस्ट, अगर ट्रांजैक्शन है कम इंटरेस्ट। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो 6,50,000। मतलब एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन हमेशा महंगी पड़ती है। इस सिनेरियो में अगर आप कॉस्ट देखो तो अगर एक्स इंटरेस्ट मान रहे हैं मेरा सिर्फ 6,50,000 रुपए, तो पार्टी ने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली, इंटरेस्ट 18,000 रुपए मुझे देना पड़ेगा अलग से। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं देना, एक्स इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भाई देना तो पड़ता है ना इंटरेस्ट। सिमिलरली कम इंटरेस्ट वाले में आपको कॉस्ट कम पड़ती है। अगर यकीन ना आए तो ये देख लो, 1A जब क्वेश्चन किया था, 1A देखो यहां पर जब खरीदा है, जो फर्स्ट डेट को 1 मई को जो परचेज प्राइस दिख रहा है आपका, कॉस्ट कितने की है, 28,000 की। जबकि कम इंटरेस्ट में ये हमेशा कम होगी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। आप 1B वाले केस में गए, यहां देखा आपने तो कितने रुपए है, 27,300, क्योंकि इंटरेस्ट के पैसे ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। चलिए एनी हाउ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। नाउ वी कैन पास द जर्नल एंट्री। अगर एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एम लिमिटेड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना डेबिट होगा, जो आपने कॉस्ट दिया, और एक्स इंटरेस्ट वाले केस में तो कॉस्ट कितनी है, 6,50,000। इंटरेस्ट कितना दिया पार्टी को, 18,000, वो हमने कम वाले में निकाला है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहता है, वही वाला यूज कर लिया। यानी कि टोटल आपने पैसा खर्च किया 6,68,000।
जबकि कम इंटरेस्ट में आपका पैसा ऑब्वियसली कम जाएगा, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है उसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एम लिमिटेड अकाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टोटल ट्रांजैक्शन का प्राइस था 6,50,000, जिसमें से इंटरेस्ट था 18 और हमने कॉस्ट कितनी निकाली थी ऊपर 6,32,000। तो ये एंट्री बनेगी कम इंटरेस्ट के केस में। चलिए जी करें स्टार्ट आगे। और ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 खत्म हुआ। इससे संबंधित 2 प्रश्न आप होमवर्क में करेंगे। 2 प्रश्न हैं 1 एंड 3, ये लीजिए। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, कॉन्सेप्ट नंबर हमारा रहा 5, और क्वेश्चन नंबर 3 सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं, कर लेने हैं, ठीक है ना। सेकंड और 4 नंबर है कॉन्सेप्ट 4 से, और फर्स्ट और 3 है कॉन्सेप्ट नंबर 5 से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर आ रहे हैं 6 पर। ये एक लास्ट मेन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं FIBS के लिए, इसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 FIBS इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। लिखेंगे जी FIBS इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या मतलब है इसका? जब आप परचेज सेल करते हैं उस समय हो सकता है आपके कुछ और एक्सपेंस भी लग रहे हों साथ में। मेन एक्सपेंस क्या है? जब आपने परचेज किया तो मेन एक्सपेंस क्या? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। जब सेल कर रहे हैं तो सेल वैल्यू आ रही है, लेकिन परचेज और सेल दोनों के समय कुछ खर्चे आपके लग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदी, CA बन गए, आपका मन के गाड़ी खरीदना, गाड़ी खरीद लाए, मेन खर्चा हो गया। अब इंसिडेंटल एक्सपेंस क्या है? RC, गाड़ी का RC लेना, रोड टैक्स भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, ये है इंसिडेंटल एक्सपेंस। सिमिलरली घर ले लिया, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? सिमिलरली जब आप शेयर डिबेंचर का, अभी हम FIBS और डिबेंचर की बात करें, जब आप सिक्योरिटी का परचेज सेल करते हैं तो आप खुद से नहीं करते, यूजली आप ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रोकर जो एजेंट है वो क्या लेगा? ब्रोकरेज चार्ज करेगा आपसे। और ब्रोकरेज का सिंपल सा फंडा होता है, इट इज ऑलवेज अ डैश परसेंट, मतलब परसेंटेज बेस होता है। और किस वैल्यू पर? ट्रांजेक्शन प्राइस पर। मान लो प्रॉपर्टी डीलर जी, आपको घर लेना है, आपको 2 करोड़ का घर पसंद आ गया, तो उनका रेट होता है जी लेट से 1%। तो 2 करोड़ का 1% कितना हो गया? 2 लाख। आपको घर महंगा मिला अगर 2.5 करोड़ का, तो 2.5 लाख, 2.5 करोड़ का 1% होगा। तो कहने का मतलब जब ब्रोकरेज एक्सेट्रा परसेंटेज बेस है, कमीशन ब्रोकरेज परसेंटेज बेस है, जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है वो उसी पर लगेगी। एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट मैटर ही नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता। जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है, अगर वो एक्स इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर 1% लग जाएगा, अगर कम इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर 1% लग जाएगा। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि एक्स है या कम है। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अलावा एक स्टैंप ड्यूटी नाम की चीज भी होती है जी। स्टैंप ड्यूटी शायद किसी क्वेश्चन में मिल जाए, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। स्टैंप ड्यूटी यूजली ऑन दी फेस वैल्यू होती है, लेकिन हम क्वेश्चन का इंतजार करेंगे, क्वेश्चन बताएगा कि किस प्राइस पर आपको लगाना है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं एक बार, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। FIBS इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लिख रहे हैं पहले।
These are the expenses incurred at the time of sale and purchase transaction. These are the expenses incurred at the time of sale and purchase transaction. ठीक है ना, सेल और परचेज के समय ही होगा. ओके, यहां लिखते हैं जी सेंटर में इसके बारे में. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस स्टैंप ड्यूटी, कमीशन ऑब्लिक ब्रोकरेज. लेफ्ट साइड पर लिखे स्टैंप ड्यूटी, राइट साइड पर कमीशन ऑब्लिक ब्रोकरेज. स्टैंप ड्यूटी के नीचे लिख रहे हैं कंप्यूटेड ऑन दी फेस वैल्यू यूजुअली, और ब्रोकरेज के नीचे लिख रहे हैं कंप्यूटेड ऑन दी ट्रांजैक्शन प्राइस यूजुअली. मैं यूजुअली वर्ड क्यों लिख रहा हूं? मान लो हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू और फेस वैल्यू पर, अगर क्वेश्चन खुद से कुछ और कहते, मान लो क्वेश्चन कहते ब्रोकरेज इज 1% ऑन द फेस वैल्यू, तो क्वेश्चन जो कहेगा वही मानना है. कंप्यूट ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू कॉमा वेदर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, ऐसा लिखना चाह रहे हैं. वेदर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, मतलब आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है. सीधा ट्रांजैक्शन का जो भी प्राइस है, चाहे एक्स है चाहे कम है, उसके ऊपर -% लगा देना. क्वेश्चन में स्पेसिफाई to calculate these expenses on any other value than written above. मतलब क्वेश्चन आपको कुछ और भी कह सकता है. कैलकुलेट द एक्सपेंस ऑन एनी अदर वैल्यू रिटर्न अबव. जैसे मैंने क्या बोला, स्टैंप ड्यूटी फेस वैल्यू पर निकालना, क्वेश्चन कहता नहीं जी ट्रांजैक्शन प्राइस पर निकालो. या फिर मैंने बोला ब्रोकरेज तो ट्रांजैक्शन प्राइस पर है, क्वेश्चन कहता फेस वैल्यू पर निकालो. तो क्वेश्चन जो कह रहे हैं फिर उसको आगे लेकर चलेंगे. ठीक है ना. एक चीज और लिख दो, फिर नोट करना बस आराम से. वन मिनट. करना क्या है इनका, ट्रीटमेंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस वो लिख रहा हूं. ओके ठीक है, यहां लिख देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस. ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. परचेज ट्रांजैक्शन है कि सेल ट्रांजैक्शन है. अगर परचेज की ट्रांजैक्शन है टू बी एडेड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो हम अभी तक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे, अब वो बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे एडिशनल खर्चे लग रहे हैं तो ऐड होते हैं. लेकिन सेल के समय टू बी डिडक्टेड टू कंप्यूट द सेल्स वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. लेकिन सेल के समय इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे. क्यों भाई? क्योंकि मुझे ये जानना है मेरे नेट पैसा कितना आया. मैं कह रहा हूं मैंने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट भेज दी, तभी ब्रोकर आया कहता 1,000 रुपए मेरे, स्टैंप ड्यूटी के 500, तो मेरे पल्ले तो कम पड़ा ना, सेल वैल्यू कम हो जाएगी इनकी वजह से. लेकिन परचेज के केस में पैसा जा रहा है तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी. नोट करेंगे यहां तक.
चलिए बच्चे, आई होप यहां तक आपने कर लिया है नोट। इससे संबंधित सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी हमारा। 1 के अंदर इफ यू सी द सी पार्ट, क्वेश्चन 1 के अंदर पार्ट सी क्या बोलता, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज्यूमिंग एक्स इंटरेस्ट एंड कंसिडरिंग स्टैंप ड्यूटी एट द रेट 1% ऑन फेस वैल्यू एंड ब्रोकरेज 2% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। मतलब एक्स इंटरेस्ट मानो और ये खर्चे आ गए, स्टैंप ड्यूटी 1% लगाओ फेस वैल्यू पर, ब्रोकरेज 2% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। सर क्वेश्चन में दो चीजें, एक परचेज था एक सेल था, ये खर्चे कौन से वाले हैं, परचेज पर लगाने के सेल पर? दोनों जगह लगाने हैं, दोनों ट्रांजेक्शन में लगाने हैं। चलिए देखते हैं क्या किस प्रकार से हमारा आंसर जो है चेंज होगा। आ जाओ, आंसर नंबर 1 सी। आंसर नंबर 1 सी। बुक्स ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम 1st May 15 to 31/12/15, स्क्रिप 7% डिबेंचर्स। ठीक है ना, और उसके बाद कॉलम्स बना लेते हैं पुत्र। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तो सुनना चाहूंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। लखा तो जुदा मैं होई तेरी खातिर, तू ही मंजिल मेरा तू ही मुसाफिर, रब नु भुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। आइए जी 1 सी पर आ रहे हैं। फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया और आपको मनोरंजन भी साथ साथ हो गया। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले घटित हुआ था 1 मई 2015 को, जब आपने परचेज किया था। तो टू बैंक परचेज, क्या परचेज किया था जी? 30,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू का। इंटरेस्ट कितना था? इंटरेस्ट सेम रहेगा, हम बार बार कंप्यूटेशन नहीं दिखाएंगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही इंटरेस्ट यहां पर भी है। कितना इंटरेस्ट था? 700 रुपए का इंटरेस्ट था। लेकिन जो कॉस्ट है वो हमें निकालनी होगी। वैसे तो हम एक्स इंटरेस्ट कर रहे हैं, अगर खर्चे ना होते, अगर खर्चे ना होते तो क्वेश्चन ने जो प्राइस दिया 28,000 वो सीधा सीधा यहां पर डाल देते। लेकिन अब क्योंकि एक्सपेंस भी है तो हम एज इट इज नहीं कर सकते। वर्किंग नोट्स, सबसे पहला वर्किंग नोट, ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है? 28,000 रुपए। प्लस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर क्या चीज? क्वेश्चन ने कहा स्टैंप ड्यूटी है। भाई मैंने क्या बोला था? परचेज के टाइम ऐड होगा स्टैंप ड्यूटी। कहते 1% ऑन फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू का सामान लिया? 30,000 की। तो 30,000 गुना 1%, 300 रुपए तो स्टैंप ड्यूटी के ऐड हो गए। साथ में क्वेश्चन ने कुछ ब्रोकरेज के बारे में भी बोला, 2% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है अपनी? 28,000। तो 28,000 का 2%, 560। 28,860 रुपए, 28,860 रुपी। 28,860 रुपए आपका परचेज प्राइस बना। खर्चों के कारण बढ़ गया। परचेज के समय पर खर्चे ऐड होते हैं तो नेट परचेज प्राइस बढ़ जाता है।
मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 28,860 रुपए, 28860 लिख लीजिए। कुड़ी 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 तू कल्ला ही सोना नहीं, ज्यादा ना बनया करवे, 28860, 28860। ये हो गया जी 1 मई 2015 को। इसके बाद क्या घटित हुआ था, हमें इंटरेस्ट मिला था, तारीख क्या थी 30 जून। तो भाई 30 जून 15 को बाय बैंक इंटरेस्ट मिला, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में आएगा जी। कितने रुपए मिला था, क्वेश्चन 1 वाली वैल्यू सेम टू सेम आएगी। 6 महीने का इंटरेस्ट में मिलता है 1050 रुपए, ये मिल गया 30 जून 2015 को। उसके बाद फिर से ट्रांजैक्शन हुई थी, कब, 30 नवंबर को सेल की। तो 30 नवंबर 15 बाय बैंक सेल, सेल किया आपने, फेस वैल्यू थी 10,000, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है 13,000 पर खरीदा। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्ट कंप्यूट करना होता है, तो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, वहां से 292 आ गया। सेल प्रोसीड्स कितनी आई वो हमें यहां पर लिखनी है। अगर खर्चे वाला पॉइंट ना होता तो 13,000 जो कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, सेम टू सेम वैल्यू मैं यहां पर लिख देता। लेकिन क्योंकि एक्सपेंसेस भी हैं तो हमें सेल प्रोसीड जो उसमें से माइनस करने होंगे एक्सपेंसेस, और नेट सेल प्रोसीड यहां पर डालनी होगी। तो वर्किंग नोट नंबर 2, आपका ट्रांजैक्शन प्राइस 13,000 रुपए, सेल के समय खर्चे दूंगा तो नेट सेल वैल्यू कम आएगी, तो माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टैंप ड्यूटी कितनी है, कक्का क्वेश्चन कहता 1% ऑन फेस वैल्यू। आप किन्नी फेस वैल्यू ਦਾ सामान बेचे है 10,000 ਦਾ, ਤਾਂ 10,000 ਦਾ 1% 100 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ, 100 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਇੱਕ ब्रोकरेज माइनस हो, एक ब्रोकरेज माइनस हो। किन्नी है ब्रोकरेज, कुछ कहता 2% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। साडी ट्रांजैक्शन वैल्यू हैगी 13,000, ਇਹਦਾ 2% 560, ओए सॉरी 260, 260 जी, 13 तो नहीं 26, 13 तो नहीं 26। $13,000 माइनस 360, 12,640, 12,640। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ सेल तो मिलणगे 12,640। नोट कर लवो। ठीक हो गया, इसको जाकर यहां लिख दिया 12,640। जब सेल करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट होते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करने के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। नंबर 3 नोट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो हम कह रहे हैं भैया कॉस्ट ऑफ 100 डिबेंचर्स निकाल लो। 300 खरीदे थे ना, प्रोपोर्शन कर लो। अगर 300 की कॉस्ट इतनी तो 100 की कितनी होगी, कितना रुपया था परचेज प्राइस, ये देखो 28,860, ये है परचेज प्राइस। जो अमाउंट कॉलम में लिखो तो वो वैल्यू आपकी परचेज कॉस्ट होती है। तो जो 28,860 रुपए है डिवाइड बाय 300 गुना 100, 9620 है कॉस्ट प्राइस, और जो सेल वैल्यू है वी हैव जस्ट कंप्यूटेड इज 12,640। तो 9620 की कॉस्ट थी, ज्यादा पर बेचा 12,640 पर, तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉफिट।
3020 3020 रुपए का प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर इसे डाल देंगे इन्वेस्टमेंट में 2P&L। इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 2P&L प्रॉफिट 3020 लिख लें। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ गया बेटा 30 नवंबर 2015 को 2P&L प्रॉफिट ऑन सेल 3020। इनको डेडिकेटेड है वर्किंग नोट नंबर 3। और फाइनल एंट्री 31 दिसंबर 2015 को फिर से क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट। तो बाय बैंक इंटरेस्ट। अमाउंट हम कंप्यूट नहीं करेंगे, हमें पता है कितना है, हमने किया हुआ है कंप्यूट 1A में और 1B में 700 रुपए। ये खत्म हुआ। सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम को टैली करेंगे, टोटल कर लो 2042 और यहां 31 दिसंबर 15 को 2P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर। कितना आ जाएगा जी? 1342। और बाकी चीजों के लिए टोटल कर लो डेबिट साइड का, बैलेंसिंग फिगर आएगी क्रेडिट साइड पर। $30,000 आ रहा है टोटल फेस वैल्यू वाले कॉलम को और अमाउंट वाले का 31880। तो 31 दिसंबर 15 को हम कहेंगे जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये लीजिए जी, कंप्लीट करें पुत्र। बड़े बेटा आगे, ये हमारा हुआ जी क्वेश्चन 1C का आंसर। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1D पर आ जाएं जरा। क्वेश्चन नंबर 1D, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इफ कम इंटरेस्ट एंड कंसिडरिंग स्टैंप ड्यूटी एट 1% ऑन फेस वैल्यू एंड ब्रोकरेज एट 2% ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो फर्क सिर्फ ये पड़ा 1C के मुकाबले कि अब 1D में एक्स की बजाय कम इंटरेस्ट हो गया और साथ में एक्सपेंसेस बता दिए। तो चेंजेस क्या होंगे वो हमें देखने हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मास्टर क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर के मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ बना देते हैं। आंसर 1D, बुक्स ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम 1 May 15 to 31/12/15 और स्क्रिप है 7% डिबेंचर्स। कॉलम्स हो जाएं डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेट,
पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ये लीजिए जी, फॉर्मेट तैयार है, अंदर बस सामान को भरना है। तो चलिए जी भरना स्टार्ट करें, सामान को भरना स्टार्ट करिए। 1 मई 2015 को आपने परचेज किया था, टू बैंक परचेज, 30,000 रुपए की फेस वैल्यू थी, 700 रुपए इंटरेस्ट था, और अमाउंट में कितना आएगा ये हमें निकालना होगा। तो हमने डाल दिया नंबर 1 यानी कि वर्किंग नोट 1 में देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। नोट करिए नोट करिए नोट करिए। जो होनहार बच्चे हैं वो वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर दें, मेरे से आगे रहें 2 कदम, देखें कि चैप्टर की कितनी समझ अब तक आप बच्चों को हुई है। अब सब घर पे बैठे सोच रहे हैं सर होनहार किसे कह रहे हैं? ओए निकम्मो, मेरे लिए सारे होनहार हो। अगर चैप्टर को ध्यान से सुना है, 3 घंटे से ज्यादा होंगे इस चैप्टर में हमें बने हुए, तो आप कर सकते हैं। ये लीजिए सबसे पहला नोट, हमें कॉस्ट निकालनी है। हमें जो गिवन है ट्रांजैक्शन प्राइस, कम इंटरेस्ट है, कितने का? 28,000। मैंने कम इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए लिखा सो दैट आप लोगों को समझ रहे कि इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है अभी, ठीक है ना। पिछले वाला जो क्वेश्चन किया 1C, उसमें क्या था? ट्रांजैक्शन प्राइस वाज ऑलवेज एक्स इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बिना प्राइस है तो हमें इंटरेस्ट अलग से माइनस नहीं करना। लेकिन अगर कम इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम अब कर रहे हैं 1D, तो वहां पे ट्रांजैक्शन प्राइस जो है क्वेश्चन है बोला कम इंटरेस्ट है, तो मुझे कॉस्ट तक पहुंचने के लिए इंटरेस्ट को भी माइनस करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं माइनस कर दो इंटरेस्ट, कितने रुपए का है? 700 रुपए का। ये तो निकाले ही हुए ना, ये तो निकाले हुए, लेकिन नया टर्निंग पॉइंट क्या है? यहां पर ऐड हो रहा है, कुछ कुछ ऐड भी हो रहा है। 1 मिनट यार, इसका 1 मिनट, मेरी कलर कोडिंग स्कीम। माइनस हुआ इंटरेस्ट 700, लेकिन प्लस होगा स्टैंप ड्यूटी। कितना है? क्वेश्चन बोला 1% ऑन फेस वैल्यू। जो ये डिबेंचर खरीदे इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 30,000 रुपए। तो 30,000 का 1%, 300 रुपए ऐड हो गया। और ब्रोकरेज भी ऐड होगा। कितना है? 2% ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है भाई? 28,000। तो इसी का 2% कंप्यूट होगा। बच्चे गलती क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस करके जो वैल्यू है ना उसके ऊपर निकाल रहे। क्यों? मैंने बड़े क्लियरली लिखा है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो होंगे उसमें ब्रोकरेज इज ऑलवेज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक्स है या कम है मैटर नहीं करता, जितने की ट्रांजैक्शन वैल्यू उसी पर आपको निकालना है। तो ये अमाउंट अपना आ गया, मैंने यहां ग्रीन नहीं, ठीक है, ये अमाउंट आ गया जी 28,160 रुपए, 28,160। 28,160 रुपए का परचेज प्राइस आ गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 28,160। लिख देते हैं इसे जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 28,160। ये परचेज का प्राइस हो गया। इसके बाद क्या हुआ था? 30 जून 2015 को बाय बैंक इंटरेस्ट हुआ था जी। अमाउंट हमने इसका निकाला हुआ ऑलरेडी 1050। इंटरेस्ट की डेट आई थी, इंटरेस्ट मिला, बाय बैंक करके इंटरेस्ट कॉलम में लिखकर खत्म किया। इंटरेस्ट मिला, उसके बाद चलते रहे, फाइनली 30 नवंबर 15 को आपने सेल किया। सेल किया तो क्या होगा? बाय बैंक 10,000 रुपए की फेस वैल्यू का सामान जिसके ऊपर इंटरेस्ट था 292, इसे सेल किया। सेल प्रोसीड्स कितनी आई उसके लिए हम वर्किंग नोट में जाएंगे। सेल प्रोसीड्स कितनी आई उसके लिए बेटा वर्किंग नोट में जाएंगे। वर्किंग नोट में आ गए। ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि कम इंटरेस्ट है,
कितने रुपए गिवन है? 13,000। आपने बेचा तो 13,000 रुपए मिले और ये कम इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो। कितने रुपए? 292। और स्टैंप ड्यूटी माइनस करो और ब्रोकरेज माइनस करो। स्टैंप ड्यूटी कितनी? 1% ऑन फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू का बेचा? 10,000। तो 10,000 का 1% यानी कि 100 रुपए माइनस करो। ब्रोकरेज 2% ट्रांजैक्शन प्राइस की, 13,000 का 2% 260 माइनस करो। और ये आईजी वैल्यू सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 13,000 माइनस 292 माइनस 360, 12,348, 12,348 रुपए। 12,348 रुपी ये आया जी सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जिसे जाकर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे। 12,348 लिख दिया। अब क्योंकि सेल हुआ तो प्रॉफिट या लॉस भी निकालना होगा, कंप्यूट करना होगा और यहां पर आकर भरेंगे। चलते हैं तीसरे नोट में। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तीसरा नोट का हेडिंग लिखें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। 100 डिबेंचर जो बेचे हैं उनकी कॉस्ट निकाल लो पहले तो भाई। कॉस्ट ऑफ 100 डिबेंचर जब खरीदे थे तो कितने रुपए के थे? खरीदे थे तो कितने के थे? देखिए 28,160 के 28,160। तो 28,160 के हैं 300 डिबेंचर, तो 100 डिबेंचर की कॉस्ट कितनी हुई? 28,160 बटे 300 गुना 100, ये आ रहा है जी 9387 अप्रोक्सीमेटली। 9387 की कॉस्ट है 100 डिबेंचर की, प्रोपोर्शनेटली निकाल ली। और सेल वैल्यू भी हमें पता है बिकॉज वी हैव जस्ट कंप्यूटेड सेल वैल्यू ऑफ 100 डिबेंचर इज 12,348। 12,348 माइनस 9387, तो प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है जी, कैलकुलेट किया मैंने 2961। 2961 का प्रॉफिट आपका आ रहा है, जिसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाकर भर देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गए 30 नवंबर 2015 को। हम कह रहे हैं जी टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 2961। थर्ड वर्किंग नोट से हमें ये पता चला। ये 30 नवंबर वाली ट्रांजैक्शन फुल फ्लेज तरीके से खत्म हुई। इसके बाद 31 दिसंबर है बेटा, जिस दिन हमें इंटरेस्ट मिलेगा बाय बैंक इंटरेस्ट। कितने रुपए मिलेगा? 700 रुपए। ये हम पहले कंप्यूट कर चुके हैं क्वेश्चन 1A में। और उसके बाद 31 दिसंबर 15 को यहां हमारे पास आ जाएगा पुत्र बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और 31 दिसंबर 15 को ही हम P&L में भेज देंगे किस चीज को? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट का ट्रांसफर टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर। और उसके लिए हम यहां टोटल कर लेंगे कॉलम्स का। टोटल ऑफ दीज कॉलम्स। सबसे पहले क्रेडिट साइड से इंटरेस्ट कॉलम का टोटल करें 2042। डेबिट साइड पर लिखें 2042 सेम टोटल। और ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लें जो कि हर बार सेम ही आएगी, क्योंकि
इंटरेस्ट का जो अमाउंट है जो P&L में ट्रांसफर होता है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, या फिर क्वेश्चन में आपको स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है कि नहीं है। इंटरेस्ट का कॉलम इतना ही बनता है, क्योंकि बाकी सभी चीजें जो मैंने बोली उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी चीजों की बात रही, टोटल करते हैं। 30,000 नॉमिनल वैल्यू, डेबिट साइड का टोटल लीजिए, और डेबिट साइड पर अमाउंट कॉलम 31121, 30,000 31121, ये वाली फिगर तो आ रही है 20,000, और 18,773 कंप्लीट करेंगे बेटा। ला 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 टा टा ना टर ट टर ट टर के ओ मैनू प्यार कर दिए ओए होए होए। आई जी कॉन्सेप्ट नंबर 7 FIBS फुल क्वेश्चन। तो अभी तक हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे थे मेनली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जी पूरा, अब हमें कुछ प्रश्न करने हैं फुल फ्लेज। एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो हम आज करेंगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, उम्मीद ऐसी करते हैं, और बाकी का कार्यक्रम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फुल क्वेश्चन, चलिए सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए जी, क्लास पजल एग्जाम क्वेश्चन मई 2013 में 5 नंबर के लिए पूछा गया। मई 2013 में 5 नंबर के लिए क्या कहता है, इन 2011 मेसर वाई लिमिटेड इशूड 12% फुल्ली पेड डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च और एवरी अकाउंटिंग ईयर। एक कंपनी उन्होंने डिबेंचर इशू किए, मुझे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नहीं करना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ने इशू किए, हमारे लिए इररिलेवेंट है। अपने लिए रेलिवेंट चीज क्या है, एक तो ये कि भाई इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट की डेट्स क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आगे जाके इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से मोड़ देगा क्वेश्चन को कि इन्वेस्टर ने कितने इन्वेस्ट किया, हमें तो वो चाहिए। लेकिन यहां से जो चीजें चाहिए, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है और इंटरेस्ट कंपनी कब कब देती है। आगे ऑन 1 दिसंबर 12 कंपनी ने कब इशू की, तो 2011 हमारे लिए इररेलेवेंट है जी। हमने कब खरीदे, 1 दिसंबर 12 को मेसर बुल एंड बियर कंपनी का नाम होगा जिन्होंने खरीदे, इन्वेस्टर्स बेसिकली परचेज्ड 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर एट ₹101 कम इंटरेस्ट प्राइस। आपने कितने डिबेंचर खरीदे, 10,000, याद रहे ₹10,000 नहीं है, 10,000 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर 100 रुपए का सॉरी, तो टोटल फेस वैल्यू 10 लाख हो गई। 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का। किस रेट पर खरीदे, 101 कम इंटरेस्ट। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ परचेज, तो ब्रोकरेज है मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंस 1%। और 1 मार्च 2013 को फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज डिबेंचर एट ₹106 कम इंटरेस्ट प्राइस, अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट। पहले क्या किया, परचेज, और फिर कहता फर्म सोल्ड ऑल, सारे बेच दिए। खरीदा कब, 1 दिसंबर 12 को, सेल कब कर दिया, 1 मार्च 13, यानी कि 3 महीने बाद। दिसंबर में रखे 2012 में, जनवरी में रखे और फरवरी में, और 1 मार्च को बेच दिए। कहता क्वेश्चन, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर बुल एंड बियर फ्रॉम 1 दिसंबर टू 1 मार्च 2013। तो 3 महीने का अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन ने कहा जैसे कि सारे बेच दिए, इसका मतलब यह हुआ कि कोई कैरिड ऑन नहीं बचा। दूसरी चीज,
क्वेश्चन में इंटरेस्ट कब कब मिलता है? 30 सितंबर और 31 मार्च। हमने 30 सितंबर के बाद खरीदे थे 1 दिसंबर को और 31 मार्च से पहले बेच दिए, तो इंटरेस्ट का भी कोई लोचा नहीं है। इंटरेस्ट की एंट्री जो करते हैं ना, बाय बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी क्वेश्चन में नहीं है। चलिए जी, सीधी सी बात है, क्वेश्चन आसान है। आंसर नंबर 8। बुक्स ऑफ मेसर बुल एंड बियर, तो फर्म है ये बुक्स ऑफ मेसर बुल एंड बियर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम 1 December 12 to 1st March 13। स्क्रिप क्या है? सिक्योरिटी। 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। ठीक हुआ जी। ये लीजिए, फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, पहुंच जाइए यहां तक। उसके बाद हम जो एंट्रीज हैं उन्हें डालना स्टार्ट करते हैं। कब खरीदा था? 1 दिसंबर 2012 को। तो सबसे पहले 1 दिसंबर 12 खरीदा, तो टू बैंक परचेज। क्या खरीदा? 10,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर 100 रुपए का। भाई तो 10,000 डिबेंचर गुना 100, 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू हो गई। इंटरेस्ट वर्किंग नोट 1, अमाउंट के लिए वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट्स हेडिंग दे दीजिए, थोड़ा स्पेस छोड़कर। जितना स्पेस आपको लगे छोड़ना उससे ज्यादा छोड़ा करो। नीट एंड क्लीन नोट्स होने चाहिए, कोई भी भगदड़ नहीं मचानी नोट्स में। कहीं मार्जिन में सेट कर रहे हो, कैरी डाउन ऊपर लिख रहे हो जाके क्योंकि जगह नहीं बची, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में कैरी डाउन नहीं है, अदरवाइज नॉर्मली। फर्स्ट नोट बन रहा है इंटरेस्ट के लिए। आपने खरीदे 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। जब ट्रांजैक्शन होती है परचेज या सेल की, तो इंटरेस्ट कब से कब तक आता है? फ्रॉम द लास्ट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अपनी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का 1 दिसंबर। पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा? लेटेस्ट 30 सितंबर को। सितंबर के बाद महीने काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मत काउंट करना क्योंकि 1 दिसंबर को ही ले लिया। तो 2/12। और रेफरेंस के लिए यहां पर लिख देता हूं 30 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक के महीने हैं, ठीक है ना। 10 लाख तो 2%, 20,000। 12 से 12 कट गई, 20,000 रुपए। क्योंकि अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं, इंटरेस्ट निकालना है, अलग से लिखना है। अभी किसी ने ये नहीं सोचना एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट का अमाउंट तो लिखना ही है ना अलग से भाई। इंटरेस्ट का अमाउंट तो लिखना ही है, एक्स हो चाहे कम हो, उसका कोई लेना देना नहीं। 20,000 रुपए तो यहां आएगा ही आएगा। जब अमाउंट कॉलम में जाएंगे तब सोचना है कि इंटरेस्ट को माइनस करना है कि नहीं करना। अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो माइनस नहीं करना। अगर क्वेश्चन कहता है कम इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट को माइनस करना है। तो वर्किंग नोट 2, ट्रांजैक्शन का प्राइस जो कि कम इंटरेस्ट है। क्वेश्चन ने दिया है 101 के हिसाब से आपने खरीदा, 10,000 खरीदे डिबेंचर 101 के हिसाब से, मतलब 10,10,000 रुपए। 10,000 को 101 से गुना करोगे 10,10,000 रुपए। ये तो ट्रांजैक्शन का प्राइस है, कम इंटरेस्ट है। तो भाई
माइनस करो एक तो इसमें से इंटरेस्ट जो कंप्यूट कर रखा है ऊपर, 20,000 का तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। उसके अलावा क्वेश्चन ने कहा ब्रोकरेज है 1%, और कितना क्लियर बोला, 1% ऑफ दी कम इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि जो ये 10,10,000 है इसका 1% कितना आ गया, 10,100 रुपए, ये प्लस किया, तो भाई 10,10,000 माइनस 20,000 प्लस 10,100 रुपये, 1,01,100, सॉरी 10,01,100, 1,000,100 जी, 1,000,100 मतलब 10,100 रुपए, ये फाइनल अमाउंट बना, इतने रुपए पर आपने खरीदा है, 10,100 रुपए, ये अमाउंट जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, 10,100 रुपए। टू बैंक परचेज वाला खत्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला सेल कब किया, 1 मार्च को। देखो जरा इंटरेस्ट की डेट आ रही है कि बीच में, नहीं, इंटरेस्ट तो 31 मार्च को मिलना है, हमने उससे पहले 1 मार्च को ही बेच दिए, तो 1 मार्च 13 बाय बैंक सेल, 1 मार्च 13 को बाय बैंक सेल, कितने रुपए के, अच्छा सारे बेच दिए, तो पूरा 10 लाख आ गया। इंटरेस्ट निकालने के लिए वर्किंग नोट 3, अमाउंट निकालने के लिए वर्किंग नोट 4, इंटरेस्ट निकालने के लिए वर्किंग नोट 3 और अमाउंट निकालने के लिए वर्किंग नोट 4। चलिए इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं जी। कितने डिबेंचर बेचे, सारे 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 12%। टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जी, जब परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन होती है, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 सितंबर, अब क्या है 1 मार्च, कितने महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 5 महीने हो गए जी, 5/12, 50,000 रुपए। जब आप सेल करोगे तो 50,000 रुपए का तो इंटरेस्ट ही आ गया, 50,000 रुपी यहां भर दिया। ₹50,000 इंटरेस्ट के अंतर्गत जाकर लिख दिए कि 50,000 रुपए तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट के मिलेंगे। और जहां तक है अमाउंट की बात, ट्रांजैक्शन प्राइस, क्वेश्चन ने फिर से क्लियरली बोला कि भाई हमारा तो ये प्राइस ना कम इंटरेस्ट है, 106 कम इंटरेस्ट पर बेचे, 10,000 डिबेंचर सारे बेच दिए 106 के हिसाब से, 10,60,000 रुपए, 10,60,000 रुपए मिले हैं कम इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। जब मुझे सेल प्रोसीड्स पर पहुंचना है तो मैं एक तो इंटरेस्ट माइनस करूंगा 50,000 रुपए का। उसके अलावा क्वेश्चन ने कहा है आपने ब्रोकरेज भी दी 1%, तो माइनस ब्रोकरेज, और कितना क्लियर लिखा है, ब्रोकरेज 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट, जो हमने सीखा हुआ है कि जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है उसी पर लग जाती है जी, सीधा सीधा, इसमें कोई मंथ वगैरह का हिसाब नहीं होता, जितने रुपए की ट्रांजैक्शन का सीधा सीधा 1% लिया जाता है जी, सीधा सीधा -%। तो कितना हो गया, 10,60,000 इंटू 1% जी, 10,600 रुपए माइनस किए गए, और ये आपके पास सेल प्रोसीड्स आई। $9,99,400, 9,99,400 जो आपको सेल वैल्यू मिली, 999,400 लिख देंगे यहां पर, 9,99,400 बाय बैंक सेल के सामने सारी वैल्यूज हो गई, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट। साथ में हम ये जानते हैं कि वेन एवर वी आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट वी शैल ऑल्सो कंप्यूट फॉर द प्रॉफिट और लॉस।
तो 5वां नोट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितना आसान हो गया, सीधा सीधा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी जी, कॉलम में देखिए, अमाउंट वाले कॉलम में 10,100,000 परचेज किया था, तो 10,100,000। सेल प्राइस या सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी अभी सेल किया, और बाय बैंक सेल के सामने अमाउंट कॉलम में कितने रुपए लिखे हैं, 9,99,400। क्या लग रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है? कॉस्ट ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो इस बार वी आर हैविंग द लॉस, 700 रुपए। सो दिस टाइम वी हैव इनकर्ड द लॉस ऑन सेल। देखने से लग रहा है 101 का खरीदा, 106 का बेच दिया, लेकिन जब आपने बेचा, एक तो ब्रोकरेज के पैसे कटे और दूसरा इंटरेस्ट था उस 106 के अंदर, तो इसलिए आपकी वैल्यू काफी कम हो गई और आपको लॉस हुआ 700 रुपए का। प्रॉफिट होते हैं तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट टू P&L, लॉस है तो उल्टा P&L टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा बाय P&L, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा बाय P&L। 1 मार्च 13 को बाय P&L लॉस ऑन सेल 700 रुपए। बाय P&L लॉस ऑन सेल, क्या कोई कैरी डाउन वगैरह बचेगा? जी नहीं, क्योंकि जितना था सारा बेच दिया। लेकिन ध्यान रहे, इंटरेस्ट जरूर ट्रांसफर होगा, इंटरेस्ट को तो P&L में बच्चे ट्रांसफर करना ही है, वो तो आपकी इनकम है, उसे तो ट्रांसफर करना ही है। क्रेडिट साइड से टोटल करो 50,000, डेबिट साइड पर लिखो और बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर, यूजुअली इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड ऑन द लास्ट डेट, लेकिन क्योंकि हम तो 1 मार्च तक का ही बना रहे हैं, तो 1 मार्च को ही 30,000 रुपए का बैलेंस निकालकर खत्म कर दिया जाएगा। 30,000 रुपए P&L में ट्रांसफर हो गए, और बाकी आप देखोगे कॉलम मैच हो रहे हैं सभी, क्योंकि सारा ही बेच दिया। तो डेबिट साइड पर 10 लाख, क्रेडिट साइड पर भी नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है। अमाउंट कॉलम का टोटल 10,01,00,000 और क्रेडिट साइड पर भी 10,01,00,000 रुपए है जी। खत्म कीजिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7 स्टार्ट हो गया आज। बिल्कुल ऐसा ही एक होम पजल में क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर मैं अपनी शीट में देख लूं 8। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है 8 नंबर, और एग्जाम का क्वेश्चन है नवंबर 2016 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। जैसा हमने किया ना क्वेश्चन नंबर 8 अभी अभी, बिल्कुल उसी की तरह है जी। ये वाला होमवर्क रहेगा। तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, 1 2 3 4 जो कि छोटे छोटे हैं, और 8th क्वेश्चन फुल फ्लेज है। ठीक है, तो इतना काम करके आएंगे। मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में, और आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। मेनली अभी जितने FIBS है उसके मेजर कॉन्सेप्ट हो गए सारे, सिर्फ एक छोटी मोटी चीज नहीं आएगी, बाकी सब यही अपना चलता रहेगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।